एजुकेशनल ट्रिप में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बढ़ाते हैं अपने वीडियो को आगे की ओर और हम लोग बात करते हैं ऑफ बाउ के नियम की। ऑफ बाउ का नियम, और ऑफ बाउ का नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर प्रवेश करता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर प्रवेश करता है। तो इस ऑफ बाउ के नियम को इंडिकेट करने के लिए एक मॉडल बनाया जाता है। उस मॉडल को आप लोग ध्यान से देखें। वह मॉडल क्या होता है, तो यहां पर हो जाएगा आपका 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p 8s। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते कैसे हैं, तो इसको हम लोग देखते क्या है कि सबसे पहले ये कटेगा कैसे, कुछ इस तरीके से। ध्यान रहे इस बात का कि ये किस प्रकार से कट रहा है, उसी के आधार पर ही आपकी ऊर्जा स्तर बढ़ती जाएगी। तो इसके बाद ये इसका टेल इसके हेड के साथ, इसका हेड इसके टेल 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 के साथ, ये कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये क्या होता है कि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे। ठीक है, इसी प्रकार से इनका ऑर्डर बनता जाएगा कि ये किस तरीके से जा रहे हैं और किस तरीके से आ रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसका ऑर्डर लिखना हो तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से मूव करेगा, तो 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। इसी तरीके से जो होगा वो सीक्वेंस में आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें हम लोग, फिर हम दिखाते हैं किस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, और मैं आप लोगों को 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके अभी आपको दिखा देता हूं। चलिए, तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की श्रेणी को हम लोग शुरू करते हैं। कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है एसपीडीएफ के आधार पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1s1 1s2 1s2
2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ये सारा का सारा ऑर्डर में उसी के हिसाब से लिख रहा हूं जैसे कि मैंने अभी आपको ऑर्डर सीक्वेंस बताया अबव के नियम का, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी पूरी बात कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 एटॉमिक नंबर 25 और 24 अपवाद है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि 24 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 और जो आपका 25 होता है उसका क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। यहाँ 4s1 होता है, यहाँ पर 4s2 होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 अपवाद नंबर 2, क्योंकि ये भी अबव के नियम का पालन नहीं करता। 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2 3d10। तुरंत स्क्रीनशॉट कॉपी कीजिए और मैं आपको बताता हूं कि ये आपका एटॉमिक नंबर 24 और 29 दो के दोनों अपवाद क्यों हैं। चलिए हो गया होगा आई थिंक। चलिए अगले सीक्वेंस में हम लोग देखते हैं कि आखिर ये आपका एटॉमिक नंबर 24 और 29 अपवाद क्यों है। तो प्रश्न के हिसाब से इसको डालते हैं हम कि परमाणु क्रमांक 24 एवं 29 अपवाद क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते क्या है कि परमाणु क्रमांक 24 का एटॉमिक नंबर 24 का रूल के हिसाब से एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो नियम के अकॉर्डिंग इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ठीक है, 10 10 20 24। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये आपका रूल के अकॉर्डिंग है और ये आपका करेक्ट है। करेक्ट 24 का क्या होगा, तो ये रहता 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम एटॉमिक नंबर 29 की बात करें तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो रूल के अकॉर्डिंग होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ये रूल के अकॉर्डिंग है। और करेक्ट क्या है, इसका करेक्ट है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 3d10। तो अब आखिर ये दोनों करेक्ट क्यों है, ये दोनों गलत क्यों हो गए, इसका सबसे बड़ा वजह क्या है। और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 24 और 29 का कौन सा होगा। ये ज्यादातर पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि आखिर ये दोनों सही क्यों है, बाकी ये दोनों ऊपर के जो रूल वाले हैं वो गलत क्यों हैं। तो इसका कारण ये है कि कोई भी परमाणु अपने अर्धकोश विन्यास या फिर अपने पूर्ण कोश विन्यास में ही अपने आप को अस्थायी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि परमाणु स्वयं को अर्धकोश विन्यास अथवा पूर्ण कोश विन्यास में अस्थायित्व प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जब कभी भी परमाणु के पास में अर्धकोश विन्यास होगा या फिर पूर्ण कोश विन्यास होगा तो वह अपने आप को अस्थायी प्रदर्शित करने का प्रयास करेगा। जैसे कि अगर हम यहीं पर अगर आपके एटॉमिक नंबर 24 के अंतिम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपका क्या दिख रहा है, वो है आपका 4s1 और 3d5। करेक्ट क्या होना चाहिए था, रूल के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए था 4s2 3d4 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर बात यह आ जाती है कि जैसे ही हम इसका चेंबर ब्लॉक बनाएंगे तो चेंबर ब्लॉक बनाने का मतलब है कि यहाँ पर यस और डी की बात की जा रही है ना। तो ये हो गया आपका यस ब्लॉक और यहाँ पर हो गया आपका डी ब्लॉक। और कल मैंने हुंड का नियम आपको क्लियर करा दिया था इसीलिए कि आपको क्लियर हो सके। यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं
और जब डी में इलेक्ट्रॉन भरे जाने लगे तो जैसे ही इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरा तो यह अपने अर्ध विन्यास के सबसे ज्यादा नजदीक हो गया। तो यह s ऑर्बिटल से रिक्वेस्ट करता है कि वह अपना एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको दे देगा तो इसका अर्ध विन्यास पूरा हो जाएगा और ये अपने आप को अस्थायी प्रदर्शित करने लगेगा, और एक इलेक्ट्रॉन चला भी जाएगा तब भी यह जो होगा वो अपने आप को अर्ध विन्यास ही प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये दो के दोनों अपने आप को अर्ध विन्यासी दिखा करके अपने आप को अस्थायी दिखाने लगते हैं, इसलिए ये वाला आपका ज्यादा सही हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग एटॉमिक नंबर 29 की बात करें तो वहां पर होना चाहिए, होता क्या है कि वहां पर हो जाता है आपका 4s1 3d10 होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 4s2 3d9 होना चाहिए था। इसके पीछे कारण क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन भरा और यहाँ पर फिर से बात वही डी ऑर्बिटल की है, तो ये आगे 5 कोष, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे इसके पास में 9 इलेक्ट्रॉन हो गया तो यह अपने आप को लगभग कंप्लीट दिखाने लगता है, और कंप्लीट अपने आप को दिखाने के लिए यह फिर से इससे रिक्वेस्ट करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दो तो हम अपने आप को पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये अर्ध विन्यास पे अपने आप को अस्थायी दिखाने लगता है और ये अपने आप को पूर्ण विन्यास पर अस्थायी दिखाने लगता है, इसलिए जो आपका 4s2 3d9 है वो गलत हो जाता है और 4s1 3d10 जो है वो सही हो जाता है। उसी प्रकार से एटॉमिक नंबर 24 के लिए 4s2 3d4 जो होता है वो गलत हो जाता है और 4s1 3d5 जो होता है वो आपका सही हो जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और ज्यादातर यही से क्वेश्चन को घुमाता है और ज्यादातर क्वेश्चन को घुमा करके कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत की। ठीक है, दो प्रिंसिपल बिल्कुल एक ही जैसे लगते हैं, एक है आपका हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत और दूसरा है पाउली का अपवर्जन नियम, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ही चलते हैं। तो ये हो जाता है आपका हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की गति एवं स्थिति का एक साथ निर्धारण संभव नहीं है। ठीक है, और दूसरा फैक्ट क्या कह देता है, पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है, तो पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि किसी भी एक परमाणु किसी एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि हाइजेनबर्ग की निश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि अगर हम लोग कभी भी किसी भी एटम की बात कर रहे हो तो उस एटम का एक बार में या तो हम गति का निर्धारण कर पाएंगे या तो एक बार में हम उसकी
स्थिति का ही निर्धारण कर पाएंगे, उसकी गति और स्थिति दोनों का एक साथ निर्धारण कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर पाउली महोदय ये कहते हैं कि किसी भी एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होता। तो अगर समझ लीजिए कि अगर कोई भी एक ऐसा इंसान है जो मुंह से बोल नहीं सकता और अगर उससे कहा जाए कि हमें पाउली का नियम बताओ, तो वह पाउली का नियम आपको कैसे बताएगा? तो वह आपको इशारा करेगा। वो कैसे करेगा? 1 2 4 नहीं, मतलब किसी एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याओं का मान बराबर नहीं होता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अब तक के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आप सीटेट की परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप लोग ये वीडियो बिल्कुल अवश्य देखें कि आखिर क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, क्योंकि क्वांटम से सीटेट की परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सुपर टेट वाले भी देख सकते हैं, लेकिन सीटेट साइंस वाले इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। सुपर टेट वाले कॉन्सेप्ट इसलिए देखेंगे क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके आने वाले कुछ फैक्ट हैं। तो अगर आप इसको सही प्रकार से देखे रहोगे तो आपको बाकी के फैक्ट, बाकी की थ्योरी समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अगली क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? क्वांटम सिद्धांत के बारे में, यानी कि क्वांटम थ्योरी के बारे में। ठीक है, और जब हम लोग क्वांटम सिद्धांत की बात करेंगे तो हम लोग उन चारों क्वांटम संख्याओं की बात करेंगे, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तब तक बने रहे हमारे वीडियो के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें। यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।